15 अगस्त बच्चों ने बहुत सब्र के साथ अभी तक का प्रोग्राम किया भी और देखा भी। ये बच्चों की वजह होती है, बच्चों की वजह से ही सारे कार्यक्रम इतने उमंग से होते हैं, वरना हम जैसे लोग तो बैठ करके काफ़ी ऊँघने भी लग जाते हैं। तो बच्चों, इस बात के लिए तुम सबका धन्यवाद। और मैं अपनी बात को बहुत लंबा नहीं खींचूँगा। हम परंपरा के हिसाब से आपके कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय कमता जी और इस विद्यालय के प्रबंधक BL आर्या जी और मंच पर उपस्थित सारे सम्मानित लोग को मैं यहाँ पर 15 अगस्त की बधाई देता हूँ। विशेष रूप से आप बच्चों को भी और हमारे बीच में ये उल्लेखनीय है कि बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष शिव गणेश जी भी आए हुए हैं। ये उनका प्यार है जो हमारे बच्चों की तरफ उनको खींच लाया है। तो मैं बच्चों ये अपनी बात शुरू करने के लिए पहले ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में गुलामी की शुरुआत हुई कब से? जब गुलामी की शुरुआत का पता हो तभी तो हम आज़ादी को बढ़ेंगे। तो आपको याद होगा, जिन बच्चों ने स्कूल में पढ़ा होगा, कहानियाँ पढ़ी होंगी, 1498 में भारत में था। उससे पहले भारत के सोने की चिड़िया होने के चर्चे विदेशों में थे। यूरोप की धरती पर ये तमाम चर्चाएं होती थी, क्योंकि भारत के प्राचीन काल से अरब और ईरान के व्यापारी यहाँ से व्यापार करके यूरोप के बाजारों में अपना माल बेचा करते थे। तो यूरोप वाले आज जिस तरह से हमारे बच्चे, हमारे सियाने लोग आज विदेशों की कहानियाँ सुनते हैं कि आज कनाडा इतना अमीर है, ऑस्ट्रेलिया अमीर है, अमेरिका अमीर है और तमाम यूरोप अमेरिका के कंट्री अमीर हो गए हैं, ऐसे ही भारत की अमीरी के चर्चे उस जमाने में 15वीं शताब्दी से पहले ये चर्चे फैलते थे कि भारत इतना अमीर है कि इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। इस वजह से भारत के रास्ते का पता लगाने के लिए पहले यूरोप से, स्पेन से, कोलंबस ने प्रयास किया, लेकिन कोलंबस जल्दी से चला गया पश्चिम की तरफ और उसने नई दुनिया के नाम पर अमेरिका पहुंच गया। उसके बाद 1498 में एक अच्छी शुरुआत, सही शुरुआत की पुर्तगाल के यात्री जहाज के कैप्टन वास्को डी गामा ने। तो वास्को डी गामा जब आए भारत में तो वो मालाबार हिल पर, मालाबार के तट पर आकर के जहाज रुका। उनको वहाँ के शासक का नाम था जमोरिन। जमोरिन के दरबार में जा करके वास्को डी गामा ने बहुत प्यारी प्यारी भेंट को लेकर के आया था। वो भेंट उसने दी और वो भेंट जब उसने दी तो राजा इतना प्रसन्न हो गया कि उसने वास्को डी गामा को व्यापार करने की अनुमति दे दी और व्यापार करने के नाम पर पुर्तगालियों ने धीरे धीरे 3 साल के अंदर में अपना किला बना लिया। तो उसके बाद 3 साल बाद में अपने किले में कुछ सैनिक भेज दिए, ये कह करके हम अपनी सुरक्षा अपने आप करेंगे। तो किले और किलेदार, उसको किले को किलेदार एक दे दिया अबूसर के नाम से। इस तरह से पुर्तगालियों ने अपने व्यापार की शुरुआत वहाँ से की, कालीकट के राजा जमोरिन के राज्य से, और धीरे धीरे अगले 10-15 सालों में उन्होंने व्यापार अपना आरंभ कर दिया वहाँ से लेकर के पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल तक जब पुर्तगालियों का व्यापार चल पड़ा, पुर्तगाली भारत से व्यापार करके धन दौलत पुर्तगाल भेजने लगे, तो उससे फ्रांस वाले भी चौकन्ने हो गए। फ्रांस ने अपना भी जहाज उतार दिया और फ्रांस का जहाज लेके जो पहला उनका व्यापारी के नाम पर उनका जो सैनिक ऑफिसर आया, उसका नाम था ड्यूमा ने आकर के वही फ्रांस के
फ्रांस की तरफ से व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे पुर्तगालियों के भी जहाज को लूटना शुरू किया। और उसके बाद जब वो आगे उतरे भी फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी, कर्नाटक, नीचे दक्षिण भारत के कई राज्यों में अपना व्यापार शुरू कर दिया। और फ्रांसीसियों के व्यापार के चर्चे जब हुए तो इंग्लैंड वाले भी पीछे नहीं रहे। फिर जो इंग्लैंड के राजा जेम्स ने ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम भी व्यापार शुरू करें, और हेक्टर नाम के जहाज को उतारा गया। और हेक्टर की तरफ से जो जहाज का कैप्टन आया उसने इंडिया आकर के अपने व्यापार की शुरुआत की परमिशन मांगी। और उसके लिए जो इंग्लैंड का राजा था जेम्स ने भेजा अपने राजदूत को, सर थॉमस रो उसका नाम था। और सर थॉमस रो किसके दरबार में आकर के उसने भारत से आज़ादी वो व्यापार करने की इजाज़त मांगी। वो थे मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार से उसने सर थॉमस रो ने जहांगीर को बहुत सम्मान दिया, अपनी धन सामग्री दी और उससे केवल व्यापार की अनुमति मिल गई। और सर थॉमस रो ने धीरे धीरे इस अनुमति की आड़ में उसने भी बनाए और किले बना करके वो व्यापार अंग्रेजों ने ये काम किया बाद में चालाकी से। धीरे धीरे उन्होंने फ्रांसीसियों को और पुर्तगालियों पर आक्रमण करके उन्हें भारत से बेदखल करने की कोशिश की। और उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज सबसे मजबूती के साथ अपनी सैनिक ताकत के साथ पश्चिम बंगाल में जम गए। और वहाँ जब उन्होंने, मैं संक्षेप में सुना रहा हूँ आप लोगों को, 1757 में जो प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने जब नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया, उसके बाद की कहानी भारत की पलट गई। फिर अंग्रेज इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने भारत के देसी राजाओं को आपस में लड़ाने का काम शुरू किया। मुस्लिम शासकों को हिंदू शासकों से लड़ा दिया और लड़ाने के नाम पर एक की मदद करी, एक को लड़वा दिया और उसके मददगार बन करके बाद में उसका भी राज्य खुद ही हड़प लिया। इस तरह से धीरे धीरे पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। लेकिन इसी अंग्रेजी कौम के अंदर ऐसे लोग भी पैदा हुए कि जिनको अंग्रेजी शासन का अत्याचार, भारतीयों की गुलामी पसंद नहीं आई। उनमें एक बड़े महान सुधारक विचारक थे सर A.O. ह्यूम, एलन ऑर्टिगन ह्यूम साहब ने ये देखा कि भारतीयों को किस तरह से अंग्रेजों ने लूट करके पूरी धन दौलत अपने इंग्लैंड में पहुंचा दी है। ह्यूम साहब ने भारतीयों को जगाना शुरू किया, कहा कि तुम अपनी एक पार्टी बनाओ, तुम लोग संगठित हो जाओ। इस तरह से ह्यूम साहब ने सबसे पहले 1885 में मुंबई में आकर के, उन दिनों बॉम्बे कहते थे, बॉम्बे में उन्होंने नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी, जिसे बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया गया। तो A.O. ह्यूम साहब ने उस अधिवेशन में सबसे पहले 1885 में बंगाल के विद्वान बैरिस्टर बंकिम चंद्र चटर्जी को अपना अध्यक्ष बनाया। उसके बाद से कांग्रेस की कहानी चलती थी। कांग्रेस में आज की कांग्रेस पार्टी को एक राजनीतिक दल दूसरे प्रकार से है, लेकिन तब इसको कांग्रेस नाम A.O. ह्यूम साहब ने दिया था। इसमें सभी वर्गों से, भारत के तमाम वर्गों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जगह से लोग आकर के इस एक जगह पर एकत्र होकर के ये विचार करते थे कि भारत को अंग्रेजों के अत्याचारों से, अंग्रेजों की चालाकियों से कैसे मुक्त कराया जाए। यही हमारी आज़ादी की शुरुआत थी। तो बच्चों, इस आज़ादी की लड़ाई में धीरे धीरे भारत के तमाम लोग जुड़ते चले गए और इस तरह से जुड़े कि बाद में शुरू में ये आंदोलन उनका शांतिपूर्वक था।
बाद में आज़ादी की इस लड़ाई में कई धाराएं सम्मिलित हो गई। उसमें शांतिपूर्ण धारा भी थी तो उग्रवादी धारा भी थी। उसमें एक तरफ अगर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह करके आज़ादी की लड़ाई को लड़ा, तो दूसरी तरफ सरदार भगत सिंह ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने अपने को कुर्बान करके देश की आज़ादी में अपना रक्त बहा करके देश को आज़ाद करने की कोशिश की। तीसरी तरफ आज़ाद हिंद सेना गठित करके सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी की लड़ाई को योगदान दिया और इस तरह से हम पहुँचे। इन सबके योगदान से 15 अगस्त 1947 पे जब हमारा देश आज़ादी की पहली सुबह देख पाया। लेकिन बच्चों, तुम्हें एक खास बात बताना चाहता हूँ, जरा मेरी और ध्यान से सुनो। हाँ बच्चों, अब मैं असली बात पे आ रहा हूँ। ये 15 अगस्त तक पहुँचाने की आज़ादी की लड़ाई भारत में जो एक तरफ लड़ी जा रही थी, लेकिन इस आज़ादी में एक बहुत बड़ी कमी थी। ये कमी ये थी कि ये आज़ादी अंग्रेजों के खिलाफ थी, लेकिन भारत में मानव के अत्याचारों से, गुलामी से पीड़ित था। इंसान में भेदभाव था। उस आज़ादी के लिए, आज़ादी के अंदर आज़ादी के लिए हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी। कैसे लड़ी वो? उन्होंने अंग्रेज सरकार से कहा 1930 से लेकर 32 तक के इंग्लैंड में जो सम्मेलन हुए, जिन्हें गोलमेज कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, उसमें उन्होंने कहा कि भारत को तब तक आज़ादी नहीं दी जानी चाहिए जब तक ये हमारे पिछड़े वर्गों को, जिन वर्गों के साथ सदियों से अत्याचार होते आया है, जो आपके गुलामों के गुलाम हैं, उनको जब तक आप आज़ाद नहीं करेंगे, इस आज़ादी का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो अंग्रेज सरकार प्रभावित हुई बाबा साहेब के तर्कों से और उन्होंने जो कम्युनल अवार्ड दिया उससे विचलित होकर के महात्मा गांधी जी परेशान हो गए कि अगर कभी पिछड़ी जातियों को अलग निर्वाचन का अधिकार मिल गया तो ये अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने बाबा साहेब के साथ समझौता किया, उसे पूना पैक्ट कहा गया। बाबा साहेब ने ये सुनिश्चित करवाया महात्मा गांधी जी के साथ मिल करके कि जब तक वंचित वर्गों का, पिछड़े वर्गों का, अनुसूचित वर्गों का, जिन्हें अछूत भी कहा जाता था उस दौर में, उनको जब तक संरक्षण नहीं मिलेगा, उनको उनके लिए हक नहीं मिलेंगे, उनको सही जगह पर आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक इस आज़ादी का कोई महत्व नहीं। और महात्मा गांधी जी ने इस बात को खुशी से स्वीकार किया और पूना पैक्ट के जरिए बाबा साहेब ने वो आज़ादी तमाम दलित वर्गों की, ओबीसी समाज की और आदिवासियों की सुरक्षित की, जिनके साथ इस बात की आशंका थी कि आज़ाद भारत में उनको जीने भी दिया जाएगा कि नहीं। तो बच्चों, ये आज़ादी के अंदर आज़ादी है और बाबा साहेब से भी पहली शुरुआत आज़ादी के अंदर आज़ादी की। जिन महात्मा ज्योतिबा फुले के आप नारे लगाते हैं, जिन सावित्री बाई फुले के आप नारे लगाते हैं, ये उनका योगदान है कि उन्होंने आज जितनी लड़कियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, जितनी महिला शिक्षिकाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, उनको इस बात के लिए आभार होना चाहिए सावित्री बाई फुले का कि अंग्रेजों के समय में ही, अंग्रेजों की गुलामी की व्यवस्था के दौर में ही उन्होंने महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोल करके लड़कियों की शिक्षा का प्रबंध किया, लड़कियों की शिक्षित करने का रास्ता बनाया। आज बच्चों, तुम में से सारी लड़कियां, सारी महिलाएं इस तरह से इस विद्यालय में बैठी नहीं होती अगर महात्मा ज्योतिबा फुले ने, सावित्रीबाई फुले ने ये आज़ादी उस वक्त अपने संघर्ष करके नहीं ली होती। तो ये है आज़ादी की कहानी, बहुत छोटी सी लेकिन बहुत कारगर, कि हम कैसे अपनी आज़ादी को सुरक्षित रख सकते हैं। और आज
जो आज़ादी के अंदर आज़ादी हमारे महापुरुषों के द्वारा हमको मिली है, उसको संरक्षित करने का, उसको सुरक्षित करने का उपाय भी बाबा साहेब ने दिया। बाबा साहेब ने भारत का संविधान इस प्रकार से बनाया कि ये आज़ादी तमाम वर्गों की किसी भी सूरत में कोई भी वर्ग, कोई भी शोषक वर्ग छीन नहीं सकता है। तो ये भारत के संविधान के सहारे हम सबको ऋणी होना चाहिए बाबा साहेब का कि हमारी आज़ादी आगे भी सुरक्षित रहेगी, सिर्फ हम बाबा साहब के संविधान पे चलते रहें। बच्चों, आज का प्रोग्राम दो बातें कर लेते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने बनाया। मैं प्रबंध समिति का, प्रबंध कारिणी समिति का, उनके अथक प्रयासों का तहे दिल से सराहना करता हूँ। विद्यालय की शिक्षिकाओं का मैं सराहना करता हूँ कि विद्यालय की शिक्षिकाएं और शिक्षकों ने मिल करके इतने अच्छे प्रोग्राम का आयोजन किया और तमाम बच्चों को इतने अच्छे कार्यक्रमों के साथ यहाँ पर इतना बढ़िया सुंदर आयोजन करवाया है। और मैं सुन रहा था बीच में हमारे कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारी और कई लोगों ने इस बात पर विचार उठाया कि विद्यालय को मान्यता आज तक नहीं मिल पाई है, ये मान्यता कैसे मिलेगी, और ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हमारे प्रबंधक BL आर्या जी ने भी इस पर प्रकाश डाला। मुझे खुशी हुई है कि BL आर्या जी ने बिल्कुल कसम खा ली है कि विद्यालय को मान्यता मिल के रहेगी। इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती। और लेकिन ये मान्यता कैसे मिलेगी, इस पर भी हमको केवल जोशीले भाषण से मान्यता नहीं मिलती। मान्यता मिलती है शासन के मानकों को पूरा करने से। शासन के दिए गए मानक जैसे जैसे पूरे होते जाएंगे, मान्यता के रास्ते में सारे व्यवधान दूर होंगे। और मानक क्या है, जैसे शिक्षकों के लिए स्टाफ रूम होना चाहिए प्रॉपरली, और कार्यालय ढंग से होना चाहिए, और विद्यालय में एक अच्छा पुस्तकालय होना चाहिए, वाचनालय होना चाहिए, हाई स्कूल के बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो शासन निर्धारित करता है मान्यता के लिए, हमारे शौचालय तक तो आज पूरी तरह से अच्छी हालत में नहीं है। तो अच्छे शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक ये मानक पूरे नहीं होंगे, शासन आपत्ति लगाता रहेगा। और ये मानक पूरा करने के लिए हमारी प्रबंध कारिणी समिति पूरा प्रयासरत है। और मैं इस बात की अपील अभिभावकों से भी करूंगा, और हमारे समाज के जितने महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर है मौजूद और आगे भी आते रहेंगे, उन लोगों की मदद के बगैर ये मान्यता का प्रश्न हल नहीं हो सकता। जैसे क्योंकि जब तक हमारे तमाम उदार प्रकृति के लोग हमारे विद्यालय की मानकों को हल करने में आर्थिक मदद जब तक नहीं करेंगे, तब तक मानक पूरे कैसे होंगे। हम आशा करते हैं कि हम सब लोग मिलजुल करके ये मानकों को पूरा करने के लिए सच्चे दिल से प्रयास करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। 2024 के अंदर भी मान्यता हासिल हो सकती है, 25 में तो गारंटी रहेगी, क्योंकि तब तक हम बल्कि 25 अगर आरंभ भी होता है, हम ये मान के चलते हैं कि अगले 6 महीनों में मान्यता हो जाएगी। ये प्रश्न हल हो जाना चाहिए। तो बच्चों, आप सब लोग काफ़ी उत्साह महसूस कर रहे हैं, और शिक्षक शिक्षिकाएं आपको बार बार करके अनुशासित करने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम नहीं दे दूँगा। और क्योंकि बच्चों के लिए जो मिठाई मंगवाई गई है उसका भी वितरण होना है, तो बच्चों बस थोड़ी देर में आपको मिठाइयाँ मिलेंगी। एक बार फिर से नारा लगा दो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।